आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जो कि अपने फिजिक्स के सिलेबस का पहला चैप्टर है। काफी इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के लिए। कुछ समय तक अब मैकेनिक्स ही चलेगी 11th में, तो उसका बेस है ये। देखा जाए तो हर चैप्टर में यूज होगा आगे के, चाहे 11th का हो या 12th का हो। तो कह सकते हो एकदम बेसिक जो चीज है 11th-12th के सिलेबस की वो यही है, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बोला कैसे किसे जाता है, सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो काइनेमेटिक्स बेसिकली आप बोलते हो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का किस तरह का मोशन हो रहा है उसकी स्टडी को जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप मोशन को स्टडी कर रहे हो तो आप कॉज ऑफ मोशन, यानी किस कारण से मोशन स्टार्ट हुआ है उसकी चिंता नहीं करते हो या उसको स्टडी नहीं करते हो, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसका शेप, साइज, मास, ये सब कितना है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ते हैं। आगे चल के हमें पता चलेगा कि किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है क्या, फोर्स। तो फोर्स को कहा जाता है कॉज ऑफ मोशन। तो यहां फोर्स की जो टर्म है वो हम यूज नहीं करेंगे, यानी कॉज हम मोशन का नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। और साथ ही साथ जिस ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो उसका शेप कैसा है, बड़ा है, छोटा है, क्यूब है, स्फीयर है, ठीक है ना, मास कितना है, इन सब चीजों पे हमारी स्टडी जो है डिपेंड नहीं करने वाली है। तो इन चीजों से इंडिपेंडेंट आपकी जो स्टडी होती है उसे आप कह देते हो क्या, काइनेमेटिक्स। यानी प्योरली हम किसको स्टडी करने वाले हैं, मोशन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। वो सभी आएगा किसके अंदर, लॉज ऑफ मोशन के अंदर, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेस्ट, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पे कब बोलोगे। तो अगर दुनिया में बोला जाए कि एब्सोल्युटली रेस्ट पर क्या कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, तो उसका आंसर होता है नहीं। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं हो सकती। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखो तो वो ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो जाता है सिंपल सा। अगर मैं बोल दूं कि आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, और आपका एक दोस्त बस के अंदर बैठा हुआ है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है और बस चल रही है, बस अगर मूव कर रही है और कोई आदमी बाहर खड़ा होकर देख रहा है, तो वो ये कहेगा कि हाँ भाई बस चल रही है और बस के अंदर दो लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर बोला जाए कि क्या दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में हो सकती है, तो हम कह देते हैं नहीं, दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती। रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि आप देख कहां से रहे हो, ठीक है ना। इसी को रेफरेंस फ्रेम भी बोल दिया जाता है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसे हम क्या कह देते हैं, रेफरेंस पॉइंट कह देते हैं, ठीक है ना। अब रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम रेस्ट पे कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्वियसली अब आपको किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट पे डिफाइन करना है तो पहले आपको क्या डिफाइन करना होगा, एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। यानी कि हम कहां से ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम जनरली क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। अब ओरिजिन किसे बोला जाता है, हमें पता है कि हमारी दुनिया क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम कितनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो हम कह देते हैं कि कोई भी पार्टिकल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो इन्हीं के लिए क्या किया गया, 3 एक्सिस डिफाइन कर ली गई है। हम ऐसा कह देते हैं कि हमने अपने स्पेस को 3 एक्सिस में डिवाइड कर दिया है। ये हम वेक्टर में भी देख चुके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। इन तीनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दिया जाता है क्या, ओरिजिन। तो आप ओरिजिन पर बैठ जाओगे और सारे मोशन को या रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप स्टडी कर रहे हो तो यहीं से करोगे। समझ आई ना बात। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, अपना रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। तो जब भी काइनेमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होगी, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम क्या करोगे, चूज करोगे।
और उसके हिसाब से अपने मोशन की क्या करेंगे हम स्टडी। ठीक है, अब रेस्ट किसे बोल दिया जाता है, तो ये समझने के लिए ऐसा देखो कि स्पेस में मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट पी पे रखी हुई है। अब इस पी पॉइंट की दूरी क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहां चूज किया है। ठीक है ना, कोई चीज आपके पास हो, वो मेरे से दूर है, ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा कि मैं आपसे कितना दूर हूं। अगर मैं भी आपके पास आके खड़ा हो जाऊंगा तो वो पॉइंट हमसे एक दूरी पे हो जाएगा। तो मान लो कि हमने इस पॉइंट को ओरिजिन नाम दिया है और इसे एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, और स्पेस में कोई पॉइंट है पी। तो इसकी पोजीशन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, x, y, z। ये कोऑर्डिनेट्स आपको ये बताते हैं कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए अगर आप O से स्टार्ट करो तो आपको कितनी दूरी x में चलनी होगी, कितनी दूरी y में और कितनी दूरी z में। वेक्टर में हम एक और चीज भी पढ़ चुके थे कि अगर आप O से P को ज्वाइन कर दो तो एक वेक्टर बनता है जो कि क्या शो कर रहा होता है, पोजीशन शो कर रहा होता है पॉइंट P की। तो अगर पहले तो मैं बोलूं कि पोजीशन किसे कहते हैं, तो पोजीशन बेसिकली क्या हो जाती है, लोकेशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन को हम कहते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसे जनरली कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अच्छा, इस लोकेशन को शो करने वाला जो वेक्टर होगा जिसे हम ओपी वेक्टर कहते हैं, उसे नाम दिया जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और एंड कहां हो रहा है, पी पॉइंट पे एंड हो रहा है। इस वेक्टर का पर्पस क्या है, तो इस वेक्टर का पर्पस है पी पॉइंट की पोजीशन को शो करना। तो पोजीशन वेक्टर भी हमें लिखना आता है, ओपी वेक्टर, यह आ जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इतनी नॉलेज हमें होती है वेक्टर पढ़ने के बाद। तो अब रेस्ट का इससे क्या रिलेशन है, तो रेस्ट को हम डिफाइन कर देते हैं कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम then the object is said to be at rest। यानी कि आपने किसी पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया और समय के साथ अगर वो पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है, यानी ओरिजिन से दूरी फिक्स रहती है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स रहती है, तो फिर हम क्या कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर। तो अगर मोशन की बात की जाए तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंपली मोशन आप कह दोगे इफ द पोजीशन वेक्टर चेंजेस विथ टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम के साथ बदलने लगे तो हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। तो इस तरह से आप डिफाइन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन। तो वापस से मैं अगर बोलूं मैंने अभी तक क्या बोला है, तो वो ये है कि सबसे पहले तो आपके पास रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जिसे जनरली हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। अब एक बार अगर आपने अपना फिक्स पॉइंट डिफाइन कर दिया, यानी ओरिजिन डिफाइन कर ली, उसके बाद आप सिर्फ क्या देखोगे, उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। अगर वो पोजीशन वेक्टर टाइम चेंज होने के साथ फिक्स रहता है तो हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट इस फ्रेम में यानी उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। लेकिन अगर वो पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो फिर हम कह देंगे कि इस फ्रेम में यानी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। तो इफेक्टिवली ये कहा जा सकता है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप किस फ्रेम से देख रहे हो। या हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आई बात? तो अब इसी मोशन को हम कैसे स्टडी करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे जो कि यूज किए जाएंगे। इनमें पहला पैरामीटर है पोजीशन, जो हम देख ही चुके हैं। पोजीशन हो जाएगी बेसिकली लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to a fixed reference point, ठीक है, is called position। तो 3D स्पेस को आपने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड किया है, जिनके इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोल दिया गया, और इसी को जनरली हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, रेफरेंस फ्रेम मतलब रेफरेंस पॉइंट में इस तरह से कह रहा हूं कि आप खुद उस फ्रेम के अंदर बैठ जाओ। समझ आ रही है ना? जैसे कि मान लो एक आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है, आप कार में बैठे हुए हो और आप मोशन कहां से देख रहे हो, कार में बैठ के देख रहे हो, तो वो कार आपके लिए क्या हो गई, रेफरेंस फ्रेम हो गया, और आप जहां बैठे हो वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, सिंपल टर्म्स हैं जो काइनेमेटिक्स में यूज की जाएंगी। पहली टर्म हो जाती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसे बोल दिया जाएगा, डिस्टेंस
आप तब डिफाइन करोगे जब आपके फ्रेम में ऑब्जेक्ट क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, ठीक है ना, तो उस पोजीशन वेक्टर के टिप की एक्चुअल लेंथ जो कवर की होगी उसने, उसे हम डिफाइन कर देंगे क्या, डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करी है हमारे 2D स्पेस में, ये जो हमने ले लिया है 3D स्पेस के अंदर, तो जो उसने एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की होती है, लेंथ, उसे आप क्या बोल देते हो, उसे हम डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी होती है डिस्टेंस? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होगी डिस्टेंस की। मेजर किस में की जाती है? तो ये मीटर में मेजर की जाती है। समझ एक बात? तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके फ्रेम में कितनी एक्चुअल पाथ की लेंथ कवर कर रही है, उसे आप क्या बोल देते हो, डिस्टेंस बोल देते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई ऑब्जेक्ट इस सेमी सर्कुलर आर्क पे चल के गया है ए से बी की तरफ, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ये रेडियस है आर। तो आप देख सकते हो कि वो बेसिकली सरकमफ्रेंस हो जाएगी किसकी, सेमी सर्कल की। तो जो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको कितना, पाई आर। ठीक है। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? तो नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना। मिनिमम आप कितना लेंथ चल सकते हो, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। तो मिनिमम आप कितना पाथ लेंथ कवर कर रहे हो, वो कितना कर सकते हो, 0। तो डिस्टेंस हमेशा आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। इसी का भाई जो वेक्टर में आपको मिलता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब ये समझना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा उसे आप क्या बोल दोगे, डिस्प्लेसमेंट बोल दोगे। समझ आई ना बात? अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता ही है आप जब मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ देख रहे हो। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करने वाली है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करने वाली है। लेकिन यहां डिफाइन कर दिया गया है कि वो क्या है, वो है शॉर्टेस्ट पाथ। यानी कि अगर इसी सेमी सर्कल पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करती और पॉइंट बी पे जाती, और भले ही वो यहां से चल के गई है, इस कर्व्ड पाथ से चल के गई है, लेकिन अगर आपसे कोई बोलता कि बताओ उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो डिस्प्लेसमेंट में डिफाइन करता है ये वाली लेंथ। समझ आ रही है बात? तो डिस्प्लेसमेंट इस पाथ के लिए आप कितना डिफाइन करोगे, डिस्प्लेसमेंट में डिफाइन करता है 2r, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन बस ये बताएगी कि आपके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव किए। सिर्फ 2r डिस्टेंस बोल देने से तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो किधर चली है। तो यहाँ पे आपको इसकी डायरेक्शन भी क्या करनी होगी, शो करनी होगी। अच्छा, ये भी लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी मीटर हो जाती है। तो वेक्टर फॉर्म में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते होंगे, तो ये आपको समझना है। तो मान लिया कि ये हमारा ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट हमारी पहले थी ए पॉइंट पे और चल के वो पहुंच गई है बी पॉइंट पे, और मान लो कि उसने कुछ ऐसा रास्ता लिया था। समझ आई बात? तो ये होगा R1 वेक्टर। इसे मैं क्या कह सकता हूं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और फाइनली वो बी पे जाके रुक गया है, तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूं R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका ये वेक्टर, जो कि शो कर रहा है क्या, कि इनिशियल पोजीशन से चल के फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पहुंची है, बी पॉइंट पे पहुंची है। तो इसे हम जनरली डिफाइन करते हैं एस वेक्टर से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आई बात? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ट्राइंगल लॉ से अगर सिंपली देखो तो एस वेक्टर आपको मिल जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो वो हो जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। इसे आप क्या कह देते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देते हो। अगर एक बार आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, और आप डायरेक्शन भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।
किसी को डाउट इसमें? वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें हमेशा क्या करना होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? हाँ, तो यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर कोई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ज्यादा चल गया होगा तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको नेगेटिव में शो करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। वो बस यही बताना चाहेगा कि जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था उससे पीछे चला गया है फाइनली आपका ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब क्योंकि हमने बोल दिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही क्या आने वाला है? आपका छोटा आने वाला है डिस्टेंस से। एक्सट्रीम केस में वो क्या आ सकता है? इक्वल आ सकता है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चला हो तो हम यहां से क्या याद रख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल किस केस में होगा? तो इक्वल इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो मुड़ता नहीं है, मान लो कि इस तरह से कोई चल के जा रहा है, तो आपको पता है कि यही तो डिस्टेंस कवर हो रहा है और यही उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है डिस्टेंस। इन सब चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया होता भी है हमें, ठीक है। मेन चीज जो थी वो यहाँ पे समझनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो वो हो जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये एग्जांपल देख लेता हूं उसमें मैं। मान लो कि आपसे कोई बोले कि पार्टिकल पहले 2,3,4 पे था और वहां से चल के वो बी पे गया है 4,5,6 पे, तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखोगे। तो हमें पता है वो कितना आ जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली क्या हो जाता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये हमें मिल जाता है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई आपसे पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो हम वेक्टर में सीख ही चुके हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ आए? यानी कि कितना हो जाएगा वो? 2√3, ठीक है ना? डायरेक्शन पूछी जाए, सिर्फ डायरेक्शन पूछी जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो वो भी आप वेक्टर में पढ़ चुके हो। डायरेक्शन कैप से आपको मिल जाता है, तो वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 2√3। तो ये मिल गया आपको i प्लस जे प्लस के बाय √3। ये आपको सिर्फ क्या मिल गई? डायरेक्शन। तो यहां मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वेक्टर को थोड़ा सा ऐड कर दिया। समझ आई बात? तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? अच्छा, तो अब आगे बढ़ लेते हैं अगले पैरामीटर पे। अगला पैरामीटर हो जाता है आपका स्पीड। तो स्पीड किसे बोला जाता है? तो द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड। जिस रेट से आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो आपकी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। आपके कार में भी आपने देखा होगा, ठीक है, स्पीडोमीटर रहता है जो आपकी स्पीड शो कर रहा होता है। बेसिकली वो बता रही होती है कि किस रेट से आपने डिस्टेंस कवर किया है। तो मान लो अगर कोई मूव करता है डिस्टेंस d इन टाइम t, तो स्पीड को डिफाइन किया गया है बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम क्या डिफाइन कर देते हैं? स्पीड डिफाइन कर देते हैं। यूनिट आप देख सकते हो, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी कार के अंदर भी आपने देखा है स्पीडोमीटर लगा होता है, वो आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा होता, ठीक है ना, वो सिर्फ क्या बता रहा होता है? मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ क्या बताया? मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड बताई गई है आपको। समझ आई बात? ठीक है ना? हाँ, अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाती है वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी को अगर लेमन टर्म्स में बोला जाए, एकदम सिंपल टर्म्स में, तो ये होती है स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन यानी आपको ये तो पता लगे ही कि कितनी स्पीड से आदमी चल रहा है, पर ये भी पता लगे कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये हमें पता लगती है किससे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अगर इसकी अब डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन हो जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है ना। तो वेलोसिटी को रिलेट किया गया है डिस्प्लेसमेंट से। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बेसिकली हो जाता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैं डेल्टा आर वेक्टर लिख दे रहा हूं उसे, जो कि हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो किस रेट से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ये आपको पता लगता है किससे? वेलोसिटी से। समझ आए बात? तो ये इस तरह से वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है। इसे एक वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है। वेक्टर होने का मतलब मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगी। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो वो पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दो तरह की वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं। पहली होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली हो जाती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप देख भी सकते हो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यानी एस वेक्टर बाय टाइम, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट आप देख सकते हो मीटर पर सेकेंड ही आने वाली है। अच्छा, क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? तो हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि कोई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो सकता है। तो नेगेटिव वेलोसिटी बेसिकली उसका नेगेटिव साइन आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है? वो आपको डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। समझ आई बात? तो देख सकते हैं हम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हाँ टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन में पूछी जाए एवरेज वेलोसिटी, आप उसका फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ आई बात? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। इसके बाद आ जाती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नाम से ही पता लग रहा है इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ किसी एक इंस्टेंट पर। तो इसे हम डिफाइन कर देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप बेसिक मैथ्स पढ़ चुके हो, तो आपको यह समझ आ रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या हुआ। पोजीशन को अगर मैं एस वेक्टर से डिफाइन कर रहा हूं और टाइम हमारा अगर टी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका हो जाएगा ds बाय dt। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरह से डिफाइन किया गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी एक इंस्टेंट पर, किसी भी एक समय पर कितनी वेलोसिटी है, ये आप निकालते हो किससे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फॉर्मूला उसका क्या है? ds बाय dt। अब बेसिक मैथ्स हमने इसी दिन के लिए पढ़ा था। ds बाय dt क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिक मैथ में आपने पढ़ा था कि dy बाय dt या dy बाय dx ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ yx कर्व। करता है कि नहीं करता है? तो ds बाय dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व या पोजीशन टाइम कर्व, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो वो किस तरह से चेंज हो रहा है उसकी रेट को बताती है वेलोसिटी। यानी अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है ना, कोई बना ही सकता है पोजीशन और टाइम का ग्राफ। मान लो t बराबर 0 पे ऑब्जेक्ट 0 पे था, फिर वो कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रही है। तो किसी भी एक इंस्टेंट को चुन लिया जाए और बोला जाए कि बताओ उस समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। मान लो कि मैं बोलूं कि t इक्वल टू t1 पे वेलोसिटी कितनी है, तो आप st कर्व पे क्या करोगे? एक स्लोप कैलकुलेट कर लोगे उस पॉइंट पर। तो ये एंगल आ गया मान लो थीटा, तो tan थीटा जो कि हमारा ds बाय dt है, यही हो जाएगी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी।
क्या ये क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अंतर पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो आपको ये बताएगी कि हाँ हर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है वो हमें नहीं पता, लेकिन इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से चला होगा इतने टाइम। ठीक है ना? मैं ऐसा समझा सकता हूं कि मान लो एक एग्जांपल देखो, आपको दोनों का डिफरेंस समझ आएगा। कोई आपसे बोले कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था और वो t इक्वल टू 5 सेकेंड तक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ठीक है ना? फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 10 सेकेंड तक वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तो अब आपसे मैं अगर पूछूं कि बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। अगर मैं ये चीजें आपसे पूछूं तो क्या बताओगे आप? आप देख सकते हो कि हमें ये पता है कि t इज इक्वल टू 0 से लेके 5 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। इसमें डायरेक्शन भी दे देता हूं, आई कैप मान लो, ये भी आई कैप। तो आपको पता है कि वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो आप कह दोगे कि 3 सेकंड 0 और 5 के बीच में आ रहे हैं, यानी इस समय पे भी वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। और 7 सेकंड फ्लाई कर रहा है 5 और 10 के बीच में, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड आई कैप। अच्छा, मैं अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लूं तो वो कितनी होगी? तो आपको ये याद रखना है कि भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपली होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, हमें एक चीज पता है, अभी हमें फॉर्मूला मिल चुका है कि स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो सोचो ऑब्जेक्ट 5 सेकंड के लिए चली है 10 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी दूरी चल रही होगी? तो 5 इंटू 10 प्लस 10 और अगले 5 सेकंड वो चली है 5 मीटर पर सेकंड से, तो कितना और चल रही होगी? तो 5 इंटू 5 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है? तो आप t इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट हुआ था और t इक्वल टू 10 पे मोशन एंड हुआ है, यानी 10 सेकंड लगे हैं। तो ये आपको मिल जाएगा कितना? ये आपको मिल जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। अब खास बात देखो, क्या हमारी ऑब्जेक्ट कभी 7.5 मीटर पर सेकंड से चली थी क्या? नहीं। आपको पता है कि 0 से लेके 5 तक सेकंड तक तो वो चल रही थी 10 से, और 5 से लेके 10 तक वो चली 5 से, तो 7.5 से तो कभी चली नहीं। तो फिर ये 7.5 है क्या? ये 7.5 आपको ये बताता है कि जब मोशन स्टार्ट हुआ, अगर ऑब्जेक्ट उसी समय से 7.5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर देती, तो 10 सेकंड एंड होने पर वो उतनी ही दूरी कवर करती जितनी उसने इन दो स्टेजेस में कवर की होगी। यानी जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 75 मीटर आई है, एवरेज वेलोसिटी आपको ये बताती है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से ना चल के t इक्वल टू 0 पर ही 7.5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू की होती और पूरे 10 सेकंड के लिए 7.5 मीटर पर सेकंड से ही चली होती, तो भी उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आता? सेम होता। तो एवरेज वेलोसिटी से हम ये नहीं समझते हैं कि वो कभी उतनी स्पीड से चली होगी। एवरेज वेलोसिटी बस आपको ये बताता है कि कितनी एवरेज स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को चलता रहना चाहिए अगर उतने ही टाइम में उसे उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर आपको नहीं मेंशन किया गया है तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ सकते हो। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप लैंग्वेज से ही बता सकते हो कि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। उसने क्या डिफाइन किया है? उसने एक इंस्टेंट बोला है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक इंस्टेंट है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, इसलिए इस समय पे उसने जो पूछी है वो आपसे पूछी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जबकि अगर कोई आपसे पूछता कि फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 2 सेकेंड एंड t is equal to 5 सेकेंड, तो आप समझ जाते कि अब उसने क्या पूछी है आपसे? एवरेज वेलोसिटी। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी जब पूछी गई है तब एक इंटरवल डिफाइन कर दिया गया है, एक इंटरवल दिया गया है, तो आप क्या निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन देने वाले ने आपको एक इंस्टेंट दे दिया है, इंटरवल नहीं दिया है,
तो फिर आप क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे। समझ आई बात? तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन देने वाला आपसे यहाँ पे लिख दे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो, ये हमें खुद से समझना होगा, क्योंकि एक इंटरवल में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकाल नहीं सकते और एक इंस्टेंट पे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल नहीं सकते। समझ आई ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम भी ट्राई कर लो। मान लो कि एक ट्रेन है जो मूव करती है एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 seconds, then stops for 10 seconds and then moves at 20 meter per second for 10 seconds। तो आपको बतानी है फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ट्रेन स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है ऐसा बोला गया। ठीक है, बताओ जरा क्या आएगा। आपको बतानी थी एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एवरेज का सिंबल हो जाता है, अगर दो ब्रैकेट इस तरह के बना दिए जाए साइड्स में तो वो एवरेज हो जाता है। ठीक है ना, तो वो होना क्या चाहिए था, वो होना चाहिए था आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के लिए यानी 10 into 10 प्लस, फिर तो रुक गई है 10 सेकेंड के लिए तो कुछ नहीं हुआ, फिर 20 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए तो 20 into 10 अपॉन टाइम। तो टाइम सिर्फ चलते हुए जर्नी का नहीं रखा जाता, टाइम आपको टोटल टाइम रखना है कि भाई ट्रेन चली तो कितने देर के लिए, तो ट्रेन टोटल चली है आपकी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड रुकी भी रही है और फिर से 10 सेकेंड, तो टोटल जर्नी का टाइम कितना है, टोटल जर्नी का टाइम है 30 सेकेंड। तो यहां से आपको मिलेगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात? तो हम हमेशा क्या पुट करेंगे, टोटल जर्नी का टाइम पुट करेंगे। आप अगर नेट पे ट्रेन की स्पीड कभी चेक भी करते होगे तो वो 72 मीटर पर सेकेंड जैसे दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रेन हमेशा 72 से थोड़ी चल रही है, वो तो एवरेज वैल्यू बताते हैं, बीच में ट्रेन स्टेशन पर रुकती भी है, काफी कुछ होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल चुका है क्या, dx/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको ये पता लगा कि अगर आपके पास पोजीशन टाइम कर्व है तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। अच्छा, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। क्या, आपको मिल चुका है va है dx/dt, तो मैं dx को vdt भी लिख सकता हूं। अच्छा, dx क्या है, x आपकी पोजीशन है, तो dx आपका क्या होगा, चेंज इन पोजीशन होगा, चेंज इन पोजीशन। अगर इक्वेशन के दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूं तो देखो dx का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा vdt का इंटीग्रेशन। अच्छा, चेंज इन पोजीशन, छोटी छोटी चेंज इन पोजीशन को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन vdt, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। कैसे, क्योंकि कैलकुलस में हमने ये पढ़ा था कि अगर कहीं पे लिखा गया है इंटीग्रेशन y dx, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है yx कर्व का बाउंड एरिया x एक्सिस के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको इतना पता होगा क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन v dt, तो ये क्या होगा, तो ये होगा वेलोसिटी टाइम कर्व का बाउंड एरिया किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। और ये इक्वल किसके है, तो ये इक्वल है इंटीग्रेशन dx के, और इंटीग्रेशन dx क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या क्या आपको पता लगा, आपको पता लगा कि पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और क्या पता लगा, और पता लगा कि वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया आपको देता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कैलकुलस जो हमने पढ़ी थी उसका यूज कर रहे हैं किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को?
कोई दिक्कत? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हाँ, नेगेटिव एरिया होगा, यानी वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, या मैं कह दूं कि टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया होगा, तो उसे आप क्या करोगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ले लोगे। ऊपर का एरिया है तो उसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले लोगे। अगर आपने बेसिक मैथ्स अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नई नहीं लग रही होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं हमें, तो क्लियर हो भी जाएगा। पहले मैं बस मेन जो 3 टर्म्स हैं उन्हें बता रहा हूं, ठीक है। आखिरी जो टर्म हमें पढ़नी होती है पैरामीटर, वो है आपका एक्सेलरेशन। तो ये टर्म हम सभी जानते हैं, एक्सेलरेटर बाइक में होता है, कार में होता है। बेसिकली किस काम आता है, तो ये वेलोसिटी को चेंज करने के काम आता है। तो इसे डिफाइन किया गया है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यानी आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे आप कह देते हो एक्सेलरेशन। समझ आई बात? 2 तरह के एक्सेलरेशन डिफाइन किए गए हैं। पहला हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, और चेंज इन पोजीशन को हमने क्या बोल दिया था, डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये फॉर्मूला बताया गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन को आप याद रखोगे, चेंज क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो t2 अगर फाइनल टाइम था माइनस t1, ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का। तो आप देख भी सकते हो कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको समझ आया कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन सिंपली हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ आई बात? अच्छा, ये याद रखना कि क्या एक्सेलरेशन तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो? क्या ऐसा जरूरी है कि ऑब्जेक्ट की जब स्पीड चेंज हो तभी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो दोनों में से अगर एक भी चीज चेंज हो गई तो हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यानी कि स्पीड चेंज हो रही है, तो आप ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड बोलोगे। अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो भी आप क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते ही वेलोसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। क्या ये क्लियर हो पा रहा है सबको? ठीक है। अब हमने एवरेज डिफाइन कर दिया, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर से वही चीज, एवरेज एक इंटरवल के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंट के लिए होता है। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया dv बाय dt। dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आई ना बात? जैसे वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर समझ गए होगे कि मैं कैलकुलस यहां पे लेके आने वाला हूं। dv बाई dt ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। तो आपको ये पता लग गया कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है तो किसी भी इंस्टेंट पे हम जो स्लोप खींचेंगे वो हमें क्या दे देगा, उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। क्या आपको बात समझ आई? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे, वो हो जाएगा वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप। समझ आई ना बात? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डीवी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल दूं। अच्छा, तो dv का इंटीग्रेशन क्या आता था, छोटी छोटी चेंज इन वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको टोटल चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। और ये क्या लिखा हुआ है, तो ये उसी तरह से अभी जो जस्ट हमने पढ़ा था, ये लिखा हुआ है एरिया अंडर
एक्सेलरेशन टाइम कर्व। जैसे इंटीग्रेशन y dx था वैसे इंटीग्रेशन a dt है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है तो टाइम एक्सिस के साथ जो बाउंड एरिया है वो आपको क्या दे देगा? तो वो आपको दे देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो बेसिकली एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या दे देगा? चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब मैं एक बार बहुत छोटे से तरीके से सब कुछ आपको बता देता हूं कि अभी तक मैंने क्या बोला। सबसे पहले तो एक्स वेक्टर ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वहां से आपको पता लगा कि v बराबर होगा dx बाई dt। और आपको क्या पता लगा? और आपको पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। समझ आई बात? यानी पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप देता है वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज हमें पता लगी कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है dv बाई dt। यानी वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाता है इंटीग्रेशन a dt। यानी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दे देता है चेंज इन वेलोसिटी। समझ आई क्या बात? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मैं फिर बता देता हूं। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनके साथ डायरेक्शन है, इसलिए वो सभी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज, ये इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या सबको समझ आया? ठीक है। तो अब देखो एक्सेलरेशन को लिखने के और भी तरीके हैं। एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया है dv बाई dt, ठीक है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं d बाई dt ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है? तो वेलोसिटी आपने अभी फॉर्मूला देखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx बाई dt। तो यहां लिख दूं dx बाई dt। ये क्या हो गया? ये हो गया डबल डेरिवेटिव, पढ़ चुके हो बेसिक मैथ्स में, यानी कि d2x बाई dt स्क्वायर। समझ आई बात? तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमें यह भी मिल जाता है d2x बाई dt स्क्वायर। यानी पोजीशन के फंक्शन को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? और एक्सेलरेशन को आप लिख चुके हो dv बाई dt, ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे अगर मैं चेन रूल से dv अपॉन dx इंटू dx बाई dt लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अच्छा ये क्या हो गया? dx बाई dt आपको पता है वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन आपको यहां से मिल जाता है, ये हो गया v इंटू dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलस की हमें रिलेशंस याद रखनी है। a होगा dv बाई dt, ये इक्वल होगा v dv बाई dx और ये इक्वल होगा d2x बाई dt स्क्वायर। वो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वो हो जाएगा कि पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया जाए यानी कि स्लोप, तो आपको मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन यानी कि टाइम के साथ जो कर्व है उसका स्लोप निकाला जाए तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। और क्या था? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट किया जाए तो आपको मिलती है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट किया जाए तो आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट। ये अगर इतनी सी चीज आप याद रख लेते हो तो काइनेमेटिक्स की पूरी कैलकुलस आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब बताओ किसी को। अब एक टर्म और डिफाइन कर देते हैं हम। एक टर्म और आ जाती है जिसे हम बोलते हैं जर्क। तो जर्क हो जाता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ एक्सेलरेशन किस तरह बदल रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू किस तरह बदल रही है, वो बताता है आपको जर्क। एक टर्म है सिंपली। तो आप समझ गए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा? जर्क। सिंपली क्या हो जाएगा? dA बाय dt।
स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं समझ रहे हो? अभी हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। किसका कैलकुलस? हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में। ये टफ वाला पोर्शन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इसके बाद में स्टार्ट करूंगा लीनियर, वो वन डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो सब आसान है। मेन चीज हम अभी पढ़ ले रहे हैं जो है कैलकुलस का, क्योंकि अभी हमने जस्ट बेसिक मैथ्स पढ़ी है तो हम टच में है, ठीक है। तो क्वेश्चन है जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन एज दिस। पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे दिया हुआ था और मुझे फाइंड करना है क्या क्या, मुझे बतानी है वेलोसिटी। सभी लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन करके ही सीख सकते हैं हम पूरी मैकेनिक्स। इसमें थ्योरी कुछ होती नहीं है, मेनली क्वेश्चंस ही होते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया गया है और पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम t = 2 टू t = 5 सेकेंड। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो क्या आना चाहिए कि t = 2 से लेके t = 5 सेकेंड तक, यानी कि मुझे इंटरवल दे दिया गया है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है। क्या इतना सबको समझ आया? तो अगर ये एवरेज वेलोसिटी है तो मैं सिंपली पहले तो फॉर्मूला देख लूं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें बताया गया था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं इससे मैं? तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल सकते हो? आपसे पूछा गया है, देखो बोला गया है t = 2 से लेके t = 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो सबसे पहले तो t = 2 सेकेंड कुछ यहां पे लाया करेगा और 5 सेकेंड तो ये रहा। तो आपको पता है कि 5 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 10 है, ठीक है ना। अगर 2 सेकेंड पे आपको पोजीशन मिल जाए तो चेंज इन पोजीशन, इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? पोजीशन एट 5 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 2 सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा? तो टाइम देखो 5 - 2, 3 सेकेंड लगे। यही आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो 5 सेकेंड पे पोजीशन क्या है वो मुझे पता है 10, माइनस 2 सेकेंड पे कितनी है वो मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है ना। ये देखो, अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं तो tan थीटा क्या होगा? अब आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल से अगर मैं लिखूं तो tan थीटा क्या होगा? तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 10 बाय बेस, यानी कि 3। अच्छा, मुझे 2 सेकेंड पे चाहिए थी वेलोसिटी, 2 सेकेंड कुछ यहां लाया कर रहा है, तो उस समय पे क्या वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड करनी है। t = 2 सेकेंड पे पोजीशन में मान लेता हूं कुछ x है, ठीक है ना। तो इस छोटे से ट्रायंगल की अगर आप लिखोगे तो परपेंडिकुलर हो गया कितना? x, और बेस हो गया कितना? 2। तो पोजीशन आपको क्या मिल गई? 20/3। उसे मैं यहां रख दूंगा 20/3 अपॉन टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड। यहां से आपको मिल जाएगा कितना? ये 10/9 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्या? एवरेज वेलोसिटी। हमें बस कुछ करके क्या निकाल देना है? डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वहां से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आपको क्या मिल गई? वेलोसिटी। अच्छा, बी पार्ट में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 1, t = 1, 2, 4, 6 सेकेंड। कौन सी होगी? आपको पता लग रहा है साफ साफ कि ये इंस्टेंट बताया गया है, यानी ये कौन सी वेलोसिटी है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आई बात? तो अब देख लेते हैं 1 सेकेंड। ग्राफ में फिर से बना देता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? वो होता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। ये हमें पता है, ठीक है ना। 10, 3, 5, 6। अब बताओ 1 सेकेंड कहां लाया करेगा? तो 1 सेकेंड कुछ यहां लाया करेगा, है कि नहीं। तो इस समय पे आपको बतानी है कि कितनी होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? स्लोप। तो इस समय जो स्लोप है वो इसी लाइन का स्लोप तो है, और स्लोप क्या होता है? tan थीटा। आपको दिख भी रहा है कि 0 से लेके 3 सेकेंड तक एक ही स्लोप है, तो 0 से लेके 3 सेकेंड तक एक ही वेलोसिटी होगी। तो स्लोप निकालने के लिए मैं सिंपली बस tan थीटा निकाल लूंगा। तो tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 10 बाय बेस, यानी कि 3। तो 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये है आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड पूछी जाए तो 10/3,
वेलोसिटी एट 2 सेकंड पूछी जाए तो भी 10/3। अच्छा 4 सेकंड पे पूछा गया है, 4 सेकंड कुछ यहां लाया करेगा, 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो आप देख सकते हो कि 4 सेकंड पे पोजीशन फिक्स हो चुकी है, पार्टिकल 10 पे जाके रुक गया है। या ऐसा देखो कि यहाँ पे स्लोप कितना है, कितनी ढलान है यहाँ पे, तो यहाँ कोई ढलान नहीं है, ये फ्लैट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 6 सेकंड पे पूछा गया है, 6 सेकंड यहां पर, तो यहां पे स्लोप कौन सा होगा, यही होता है स्लोप, है कि नहीं। बस ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये हम बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके थे कि आप एंगल देखते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो तो आप कह देते हो स्लोप नेगेटिव है। तो मैं तो ये थीटा निकाल लेता हूं, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 10 बाय बेस, 5 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 1। तो वेलोसिटी एट 6 सेकंड आ गई आपकी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। बस मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि पार्टिकल अब उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा है। समझ आई बात, क्या क्लियर हुआ कि आप ग्राफ से कैसे निकालते हो। 5 सेकंड पे वेलोसिटी हम डिफाइन नहीं करते हैं, नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे स्लोप डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। 5 सेकंड पे, 3 सेकंड पे जो भी शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ये आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। क्या क्लियर हुआ आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल में करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। वो ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ही आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो आपके दिमाग में क्या क्या चल जाना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें आपको एकदम रट लेनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 to t is equal to 5 सेकेंड। अच्छा इंटरवल है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। सीधे दिमाग में फॉर्मूला आया, ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो 2 से लेके 5 सेकंड के लिए पूछा है, तो फाइनल टाइम कौन सा है 5 सेकंड, तो मैं देख लूंगा 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, ठीक है ना। और मैं देख लूंगा कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो देखो 2 सेकंड पे आपको वेलोसिटी पता है कितनी है 10, दिख रही है सबको, तो ये तो मिल गई हमें, तो -10, ठीक है। 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है वो मुझे निकालना है। 5 सेकंड की वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, ग्राफ में तो हमें दी नहीं गई है, पर मैं सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूं। यहां थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर tan थीटा लिखें तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर 10 बाय बेस, देख सकते हो आप 4 - 2 2 यानी कि 5, और वही tan थीटा इस ट्राइंगल के लिए भी होना चाहिए। तो ये हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी नहीं गई है, तो उसे मैं मान लेता हूं कुछ v, तो परपेंडिकुलर हो गया v बाय बेस 5 - 4 1, तो नीचे आपको मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 t = 5 पे वेलोसिटी क्या थी, तो 5 मीटर पर सेकेंड थी। क्या आपको बात समझ आ रही है, समझ आ रहा है क्या, ठीक है। सॉरी -5 थी वेलोसिटी, क्या थी -5 थी। नीचे की तरफ आ रही है ना वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली माइनस होगी। अपॉन टाइम कितना लगा है, तो टाइम आप देख सकते हो 5 - 2 यानी कि 3, तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आई बात। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो एक और चीज, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत काम आएगी। अगर आपसे कोई बोले ना कि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में स्पीड बढ़ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात। तो t = 1 सेकेंड पे कोई पूछे कितनी स्पीड होगी तो आप कहोगे 10, 2 सेकेंड पे पूछे तो 20, 3 सेकेंड पे पूछे तो 30। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है हर सेकेंड 10 से बढ़ने वाली है।
तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर सेकेंड कितने से घटी है? 5 से घटी है। आप देख भी सकते हो इनिशियली कितनी थी, तो भाई इनिशियली थी 10 और फाइनली कितनी है? तो फाइनली है -5। तो आप देख सकते हो एक सेकेंड में 10 से घट के हुई होगी 5, दूसरे सेकंड में 5 से घट के हुई होगी 0, तीसरे सेकंड में 0 से घट के हुई होगी -5। तो ये मतलब है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 1 एंड 4 सेकेंड। तो 1 सेकेंड और 4 सेकेंड पे आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो ये कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस होगा ऑब्वियसली। तो 1 सेकेंड पे बताओ जरा, 1 सेकेंड यहां लाई कर रहा है, स्लोप क्या है कर्व का? क्योंकि हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये होगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो 1 सेकेंड पे स्लोप कितना है? तो आपको फ्लैट लाइन दिख रही है, कोई स्लोप नहीं है, तो आप क्या कह दोगे सिंपली कि एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड ये तो कितना हो जाएगा? 0। 1 सेकेंड पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे आपको दिख रहा है स्लोप। हाँ भाई स्लोप है, और कैसा स्लोप है? नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस है। तो सिंपली आप कह सकते हो एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड ये होगा स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि tan थीटा, और tan थीटा हम निकाल चुके हैं, परपेंडिकुलर 10 बाय बेस 2 यानी कि 5। तो एक्सेलरेशन है आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन कब? t इक्वल टू 4 सेकेंड। और आखिरी पार्ट है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। 2 से लेके 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? अब आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। थर्ड पार्ट के लिए मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में एरिया कितना है? ये आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है ना? ये टोटल एरिया आपको कैलकुलेट करना है, यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं ये एरिया निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, यानी कि 10 यूनिट स्क्वायर आ गया। ये नीचे का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमें नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? फिर से सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के ये निकाल लूंगा। ये हम निकाल ही चुके थे, कितना आ गया था? -5। तो हाफ इंटू बेस 1 हो गया, हाइट हो गई आपकी 5, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? 7.5 मीटर।